नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी एचपीएससी पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित रहेगी। मतलब कि 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 10 नंबर में मिल सकते हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति और माध्यम बुक को भी बड़े ध्यान से पढ़ के आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे अतीत में दवे पाम के प्रश्न, जो कि ओम थानवी की रचना है, ठीक है। किसके बारे में है ये पाठ? पूरा सिंधु सभ्यता के बारे में है और कुछ मुख्य इसमें प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो किस प्रकार से आप लिखोगे? लेखक ओम थानवी ने अपनी यात्रा के समय जब सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े दो महानगरों, कौन कौन से महानगर, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के घरों, गलियों, सड़कों और खुदाई में वास्तुशिल्प से जुड़े सामान को देखा तो यह निष्कर्ष निकाला कि अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना की जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता साधन संपन्न थी। उसमें कृत्रिमता मतलब कोई भी कृत्रिम चीज़ नहीं थी, कृत्रिमता एवं आडंबर नहीं था। इस निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वो किस तरीके से, मतलब कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? तो ओम थानवी जो लेखक है वो कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें कृत्रिमता का अंश नहीं है, आडंबर नहीं है, साधन संपन्न एक सभ्यता थी। जब मोहनजोदड़ो स्थित एक छोटा सा संग्रहालय देखने गए तो वहां उन्होंने एक अलग बात अनुभव की कि इस संग्रहालय में औजार तो हैं परंतु हथियार कोई भी नहीं है। मतलब कि कोई भी हम सरकार मान लीजिए, कोई राजा मान लीजिए, तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता है, लेकिन जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर ऐसे कोई हथियारों के जो मतलब साक्ष्य नहीं मिले हैं, वैसा कुछ भी नहीं मिला है। अगर सिंधु से लेकर हरियाणा तक खुदाई में मिले अवशेषों पर गौर किया जाए तो हथियार कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार प्रत्येक राजा के पास हथियारों की एक बड़ी खेप होती है, मतलब भंडार होता है, परंतु यहाँ हथियार नाम की चीज़ ही नहीं है। पुरातात्विक विद्वानों के लिए यह बड़ा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके क्या रहे होंगे, किस प्रकार से, मतलब वहाँ की जो भी मतलब प्रशासक होते थे किस तरीके से शासन करते थे, और जो जनता थी, वहाँ की लोग थे, समाज था, उसे कैसे नियंत्रित अनुशासित रखते थे, ठीक है। यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो है परंतु किसी सत्ता के बल के द्वारा नहीं है, मतलब किसी डर के द्वारा अनुशासन में वहाँ लोग नहीं रहते थे। यह अनुशासन वहाँ की नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता में देखी जा सकती है। मतलब वो अनुशासन में रहते थे। वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वहाँ से पता तो लगता है, लेकिन ये कोई सबूत नहीं मिला, प्रूफ नहीं मिला कि वो जो अनुशासन बना के रखते थे वो किसी सत्ता के डर से रखते थे, ठीक है। दूसरी सभ्यताओं में प्रशासन राजतंत्र और धर्मतंत्र द्वारा संचालित है। मतलब कहीं भी कोई राजतंत्र हो, धर्मतंत्र हो, तो एक डर होता है, तो इसीलिए समाज में जो लोग हैं अनुशासित रहते हैं, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े सुंदर महल, पूजा स्थल, भव्य मूर्तियाँ, पिरामिड और मंदिर मिले हैं। राजाओं और धर्माचार्यों की समाधियाँ भी दूसरी सभ्यताओं में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी नावें मिली हैं, जबकि मिस्र की सभ्यता में बड़ी नावों का प्रचलन था। सांस्कृतिक धरातल पर यह तथ्य सामने आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग एवं स्वाभाविक साधारण जीवन शैली पर आधारित है। जो दूसरी सभ्यताएं हैं उसके समकालीन हैं, उनसे अलग है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। एक स्वाभाविक सी सभ्यता है जिसमें जो जीवन शैली थी बहुत ही साधारण थी। सिंधु सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में किसी प्रकार की कृत्रिमता एवं आडंबर दिखाई ही नहीं देता, जबकि अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते अनेक प्रमाण मौजूद हैं, जैसे हथियार कह सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता संपन्न थी
परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। तो अगर देखा जाए तो ये उतने शब्द बन जाएंगे कि आपका जो 10 नंबर का प्रश्न बन सके। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। तो सिंधु सभ्यता थी वो समाज पोषित सभ्यता थी, समाज के द्वारा पोषित थी। ऐसा कहा क्यों गया है? सिंधु सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां और प्रवृत्तियां मानवता पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? मानवता पर। सिंधु सभ्यता मानव निर्मित और मानव आधारित है। सिंधु घाटी की जो खुदाई से अवशेष और खंडरों को देखकर अनुमान लगाया जाता है, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग साधारण जीवन जीने वाले और अनुशासन प्रिय लोग थे। जिस प्रकार से जल निकासी का प्रबंध है या सफाई का प्रबंध है, जहाँ हर एक चीज़ व्यवस्थित थी वहाँ पर, तो क्या अंदाजा लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि जो लोग थे अनुशासन प्रिय थे। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि माना जाता है। वे पशुओं के साथ सहज जीवन जीते थे। खुदाई से मिट्टी की एक बैलगाड़ी मिली है। बैलगाड़ी किसी भी समाज की सांस्कृतिक धरोहर हो सकती है जिसमें भव्यता और आडंबर कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो अवशेष में क्या मिली है? मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, जो क्या है? एक सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, धरोहर हो सकती है जिसमें कहीं भी कोई भव्यता या फिर आडंबर दिखाई नहीं देता। सिंधु सभ्यता में घरों के जो खंडरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आकार में छोटे और साधारण परिवेश से मेल खाते हैं। 2 मंजिला इमारतों की भी कल्पना की गई है, परंतु बहु मंजिला महल और भव्य इमारतें भी होंगी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। साधारण जीवन शैली कैसी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मकान मिले हैं, घर मिले हैं, 2 मंजिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े महलों या हवेलियों जैसे बहुत सारी मंजिलों वाले कोई मकान मिले हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? आडंबर कहा जाता है। ठीक है, बर्तनों और मृत भांडों को देखकर भी यही कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में खान पान में साधारण बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग तो बहुत मिलता है, परंतु हथियारों भी प्रयोग में होते होंगे इसका कोई भी प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, वे लोग अनुशासन प्रिय थे, परंतु यह अनुशासन किसी ताकत के बल के द्वारा कायम नहीं किया गया, बल्कि लोग अपने मन और कर्म से ही अनुशासन प्रिय थे। तो ये जो प्रश्न है, मैंने जो प्रश्न लिए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद सिंधु अतीत में दबे पाम से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बड़ी आसानी से फटाफट आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर सिंधु सभ्यता से जुड़े लोग धर्मपरायण होते तो इस खुदाई में किसी बड़े मंदिर और मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिलते। तो ये भी क्या है? एक मतलब धार्मिक आडंबरों का कह लीजिए कि प्रमाण भी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है, परंतु यह मूर्ति किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र की प्रमाण नहीं कही जा सकती। विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन से भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता, यही आशय लगता है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो कि समाज पोषित है, राज पोषित अथवा धर्म पोषित नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही आ गई जो हमने ऊपर पढ़ी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? तो प्रश्न बार बार मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर पाओगे। सिंधु सभ्यता के लोग सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से मानवीय एवं अनुशासन प्रिय थे। तो हमने 2-3 बार पढ़ लिया कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे कैसे थे? अनुशासन प्रिय थे। पुरातात्विक खोजों में बर्तनों, सोने की सुइयों, बर्तनों, मृत भांडों, छोटी नावों, बैलगाड़ी, छोटे छोटे घर, तंग सीढ़ियों, नगर योजना, पानी व्यवस्था आदि मानवीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। मतलब जो मानव के मूलभूत आवश्यकताएं हैं वैसे ही अवशेष हमें मिले हैं। औजार मनुष्य के व्यवसाय से जुड़े होते हैं क्योंकि औजारों से कृषि की जाती है, कोई और काम धंधा किया जाता है तो औजारों का प्रयोग किया जाता है। कृषि एवं पशुपालन सिंधु सभ्यता के 2 मुख्य व्यवसाय थे। संग्रहालय में रखी चीज़ों को अगर गौर से देखें तो वहाँ औजार जैसी चीज़ें तो बहुत रखी हुई हैं, परंतु हथियार वहाँ पर कोई भी नहीं है। हथियार किसका प्रतीक है? राजतंत्र का। हथियार राजतंत्र की पहचान होते हैं। राजा और हथियारों का समन्वय एक सामान्य सी बात है कि राजा है तो उसके पास हथियार भी होंगे। तो अगर हथियार मिलते तो हम ये कह सकते थे कि वहाँ जो सभ्यता थी किसी राजा के द्वारा, राजा के अधीन थी।
हथियारों और ताकत के बल से सिंधु घाटी के लोगों को अनुशासित किया गया हो, ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। वे जीवन में आत्मीयतापूर्ण अनुशासन रखते थे, अपने काम धंधे में मस्त थे। यहाँ किसी बड़े राजा का शासन था अथवा अनुशासन राजा के डर से पैदा हुआ हो, यह दूर की बात लगती है। मतलब ऐसा कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि वहाँ किसी राजा का शासन था, राजा से प्रजा डरती थी, डर के कारण वो अनुशासित रहते थे, अनुशासन प्रिय डर के कारण थे। तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अपने अपने कार्यों और धंधों से जुड़े लोग समझ से ही अनुशासित हैं, उनको किसी ताकत से अनुशासित नहीं किया जा सकता। पुरातात्विक चिन्हों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने वाला है। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इसके पीछे लेखक का आशय क्या है, क्यों कहना चाहता है लेखक ऐसा? लेखक ओम थानवी अपनी यात्रा के समय मोहनजोदड़ो नगर की सड़कों, गलियों, घरों में घूमते हैं। वे वहाँ की एक एक चीज़ को देखकर तत्कालीन समय की अनुभूतियों से जुड़ना चाहते हैं। मतलब कि चीज़ों को देखकर उस समय की जो मतलब उनका जो समाज में वो जिस तरीके से वो सभ्यता के लोग रहते थे उनसे जुड़ना चाहते हैं, उन अनुभूतियों को महसूस करना चाहते हैं। बौद्ध स्तूप, गढ़, महाकुंड और स्नानागार को देखने के पश्चात जब वे घरों में प्रवेश करते हैं तो टूटे फूटे घरों को देखकर भावुक हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो में सड़कें, बाजार, रईसों और कामगारों की बस्तियां हैं। ठीक है, सड़कों के दोनों तरफ घर हैं। ये घर एक व्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसाए गए हैं। तो घर भी बड़े व्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका एक विशेषता कह सकते हैं कि जो उसके घर थे वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे गली में खुलते थे। इन एक मंजिला घरों में प्रवेश करते लेखक कहते हैं कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का समान भले अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो। शहर यहाँ था, वहाँ भी वही है, अब भी वही है। जो शहर था वो यहाँ पर था, अब भी वही है। वहाँ की जो चीज़ें हैं चाहे अजायब घरों में रख दी गई हैं, आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। वह एक खंडर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पाँव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। मतलब ये अनुभूति होती है, महसूस किया जाता है इसको। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच ये है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का जो आशय है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप दुनिया को देख सकते हैं, अर्थात विश्व सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। इसीलिए वो ऐसा कहना चाहते हैं। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है, इसीलिए सिंधु सभ्यता के माध्यम से विश्व सभ्यता को देखा जा सकता है। खंडरों से मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों से केवल सिंधु सभ्यता का इतिहास ही देखा जा सकता है, बल्कि उससे कहीं आगे मानवता को भी देखा जा सकता है। ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कि महानगर आज केवल खंडहर बनकर रह गया, अथवा ये बड़े महानगर क्यों उजड़ गए? इस प्रकार इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं। ठीक है, आगे है 5वां क्वेश्चन। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतीत में दबे पाम के पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। तो कथ्य क्या है? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले स्तूप, गढ़, स्नानागार, टूटे फूटे घर, चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें, गलियां, बैलगाड़ियां, सीने की सुइयां, जो मतलब धागा, सुई धागा होता है, छोटी छोटी नावें, किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास कही जा सकती हैं। ये सारी चीज़ों के नाम याद रखने हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले स्तूप हो गए, गढ़ हो गए, स्नानागार हो गए, टूटे फूटे घर,
चौड़ी और कम चौड़ी सड़कें हो गई, गलियां हो गई, बैलगाड़ियां हो गई, सीने की जो सुइयां होती हैं वो हो गई, छोटी छोटी नावें हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास कही जा सकती हैं। इन टूटे फूटे घरों के खंडहर उस सभ्यता की ऐतिहासिक कहानी बयान करते हैं। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, औजार आदि चीज़ें उस सभ्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नापने का बढ़िया औजार हो सकते हैं। ठीक है, परंतु मोहनजोदड़ो के ये टूटे फूटे घर अभी इतिहास नहीं बने हैं। इन घरों में अभी धड़कती जिंदगियों का एहसास होता है। संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा सामान भले ही अजायब घरों में रख दिया हो, परंतु शहर अभी वही है यहाँ कभी था। तो वही पिछले प्रश्न वाली बातें आ गई इसमें भी। अभी भी आप इस शहर की किसी दीवार के साथ पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं। बेघर अब चाहे खंडहर बन गए हों, परंतु जब आप इन घरों की देहरी पर कदम रखते हैं तो आप थोड़े सहम जाते हैं, क्योंकि यह भी किसी का घर रहा होगा। जब किसी के घर में अनाधिकार में से प्रवेश करते हैं तो डर लगना स्वाभाविक है। आप किसी रसोई की खिड़की के साथ खड़े होकर उसमें से पकते पकवान की गंध ले सकते हैं। अभी सड़कों के बीच से गुजरती बैलगाड़ियों की झुनझुन की आवाज़ महसूस की जा सकती है। ये सभी घर टूटकर खंडहर बन गए, परंतु इसके बीच से गुजरती साएं साएं करती हवा आपको कुछ कह जाती है। अब ये सब घर एक बड़ा घर बन गया है, सब एक दूसरे में खुलते हैं। लेकिन मानना है कि घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक चेहरा और संस्कार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो। इस प्रकार लेखक इन टूटे फूटे खंडहरों से गुजरते हुए इन घरों में किसी मानवीय संवेदना का संस्पर्श करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास होने के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन इसमें से और रह गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें मिलती जुलती। ठीक है, ये हो गया कथ्य। इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जहाँ मतलब आपकी आंखों देखी किसी चीज़ का वर्णन आपसे करने को कहा जाए। हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र एक विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ तो आप किसी भी स्थल का मतलब आप वर्णन कर सकते हैं जो आपने अच्छे से देखा है। कुरुक्षेत्र का इतिहास सदियों पुराना है। वेदों में कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र को मूलतः महाभारत से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर मथुरा श्री कृष्ण की जन्म स्थली है तो कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण की कर्म स्थली है। कुरुक्षेत्र की खुदाई के फलस्वरूप पुरातात्विक विद्वानों को कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल से जुड़े हैं। सरस्वती नदी महाभारत के युद्ध की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है। कुरुक्षेत्र के आसपास 48 कोस की भूमि को महाभारत की युद्ध भूमि कहा जाता है। इस 48 कोस भूमि में महाभारतकालीन अनेक अवशेष श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में विद्यमान है। श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र स्थित ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। वहाँ स्थित वट वृक्ष मतलब कि कोई भी स्थल आपने देखा हो उसका वर्णन करना है तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जो आपने अच्छी से देख रखी है, मतलब यहाँ आप घूम के आए हैं तो उसका वर्णन आप लोग कर सकते हैं। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। तो आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में। तो लेखक का प्रश्न है कि क्या इसको हम जल संस्कृति कह सकते हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सिंधु सभ्यता के महानगर मोहनजोदड़ो की जल व्यवस्था का वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है कि स्तूल के टीले से दाईं तरफ लंबी गली के आगे एक महाकुंड है। यह भी पता चला कि इस गली को दैव मार्ग कहा जाता है। माना यह भी जाता है कि सिंधु सभ्यता में स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। यह कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसकी गहराई 7 फुट है। इस कुंड के उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ नीचे कुंड में उतरती हैं। इस कुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में जो सीढ़ियाँ हैं नीचे कुंड में उतरती हैं। 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हैं। उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नानागार हैं। इनके दरवाजे एक दूसरे के सामने न खुलकर सीधे खुलते हैं। ये स्नानागार सिंधु सभ्यता की वास्तुकला के अनूठे नमूने हैं। इस कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है। ईंटों के जमाव के कारण
न तो कुंड का पानी जमीन में रिसता है और न ही अशुद्ध जल कुंड में प्रवेश करता है। कुंड के पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवारें भी खड़ी की गई हैं जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड में पानी भरने के लिए एक तरफ कुआं बनाया गया है क्योंकि दोहरे घेरे वाला यह एकमात्र कुआं है, इसीलिए इस कुएं को पवित्र कुआं माना जाता है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नलियां बनी हुई हैं। इन नलियों की खास बात यह है कि ये ऊपर से पक्की ईंटों से ढकी हुई हैं। मोहनजोदड़ो नगर में सड़क के दोनों ओर घर हैं, परंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता। पहले मुख्य गली में प्रवेश करना पड़ता है, इसके बाद घर की गली में और फिर घर में। प्रत्येक घर में एक स्नानागार है। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता है और फिर बड़ी नलियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली हैं, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद हैं। नगर में इमारतों के बाहर कुओं का प्रबंध है। ये कुएं पक्की ईंटों से बने हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता विश्व में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो में पानी की व्यवस्था सभ्य समाज की पहचान है। लेखक द्वारा यह प्रश्न उठाना कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था क्या सिंधु सभ्यता की नव्य जल संस्कृति है, तो बिल्कुल ठीक है। मतलब जल का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है हर तरीके से। अगला जो हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नगर योजना का वर्णन। वैसे तो इस क्वेश्चन में सब कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो सारा ऊपर वाला प्रश्न ही इसमें आएगा। सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति थी कि जिस योजना के अनुसार मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, यह योजना अपने आप में एक अनूठी योजना थी। यहाँ की सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। इस नगर में प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार हैं। सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की और किसी भी घर का दरवाज़ा नहीं खुलता। सभी घर सड़क की ओर पीठ करके बनाए गए हैं। यही शैली आधुनिक काल में चंडीगढ़ शहर को बसाने में इस्तेमाल की गई है। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर गली में और फिर घर में प्रवेश किया जाता है। घर छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, लेकिन सभी घर कतार में खड़े हैं। अधिकतर घरों का आकार 30 गुणा 30 फुट का है। कुछ घर इससे बड़े भी हो सकते हैं। ये सभी घर नियोजित एवं व्यवस्थित थे। नगर में एक बड़ा घर भी है, शायद यह घर मुखिया का घर होगा। इस घर में 2 आंगन और लगभग 20 कमरे रहे होंगे। इस नगर में उपासना केंद्र भी है और रंगरेज का कारखाना भी। रंगरेज का कारखाना, उपासना केंद्र, तो मतलब हर चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या है। 2 मंजिला घरों की संख्या भी काफ़ी है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भूमि तल के मकानों में मजदूर आदि रहते थे और प्रथम तल पर मकान मालिक रहा करते थे। कुछ बड़े घरों में छोटे कमरे भी हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि शहर की जनसंख्या काफ़ी रही होगी। बड़े घरों के आंगनों में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घर 2 मंजिला तो दिखते हैं, परंतु उन पर सीढ़ियों के निशान नहीं हैं। शायद ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता होगा। कालांतर में नष्ट हो गई होंगी। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियां हैं। उनके पायदान जरा ऊंचे हैं। ऐसा शायद जगह की कमी के कारण किया गया होगा। इस प्रकार सिंधु सभ्यता एक नगर संस्कृति पर आधारित है। मतलब किस तरीके से व्यवस्थित रूप से सभ्यता को, समाज को जो मतलब बसाया गया है उस नगर को, वो सारी चीज़ें इसमें आपने ध्यान रखनी है कि कहाँ क्या था, कहाँ क्या नहीं, किस प्रकार से वो नगर नियोजन था। तो इस तरीके से आपने हर चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है ताकि बड़े अच्छे तरीके से आप प्रश्न को कर पाओ अगर ऐसा प्रश्न आता है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वैसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।